तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अभी खबर आई है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जो कुछ परसों हुआ काबुल एयरपोर्ट के बाहर, उसके बाद तमाम देशों ने, जिनके लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उन देशों ने अपने अपने नागरिकों से ये अपील की थी कि वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ ना आएँ, भीड़ ना लगाएं, जहाँ पे हैं वहीं सुरक्षित रहें, जब मौका मिलेगा उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन लोगों का सब्र टूट रहा है। उन्हें लगता है कि काबुल के अंदर या अफगानिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है, किसी तरह से बाहर निकल जाएं। लेकिन काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले जगह जगह तालिबान की तलाशी से होकर गुजरना है, और एयरपोर्ट के अंदर तक जाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हज़ारों की भीड़ वहाँ पर है। और उन्हीं भीड़ के बीच में आज फिर से गोलीबारी हुई है। दूसरी खबर ये है कि जो कुछ हुआ एयरपोर्ट के बाहर थर्सडे को, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो इसका बदला लेंगे, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और फिर खबर आई कि अफ़गानिस्तान के नांगरहार, वो इलाका जहाँ पे ISIS खुरासान का गढ़ है, वहाँ अमेरिकी सैनिकों ने ड्रोन से हमला करा, और उसमें है कि एक शख्स की मौत हुई है उस ड्रोन हमले में। अब ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं, अभी इस बारे में कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन इस हमले के बदले के तौर पर इस ड्रोन अटैक को देखा जा रहा है, और लगता है कि भी आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे हमले होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 28 अगस्त है, 29 और 30 और 31 3 दिन सिर्फ बचे हैं। अमेरिका क्या अपने सारे सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस बुलाएगा, इस पर सबकी नज़र है। क्योंकि अगर अमेरिकी सैनिक लौट जाते हैं तो फिर काबुल एयरपोर्ट का क्या होगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अफगान से निकलने का इकलौता रास्ता इस वक्त वही है, जहाँ 5800 अमेरिकी सोल्जर्स इस वक्त मौजूद हैं उस एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, और उन्हीं की वजह से बाकी देशों की जो उड़ान है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। तो अगर एक बार ये एयरपोर्ट तालिबान के कब्ज़े में आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 1996 से 2001 के दौरान तालिबान के कब्ज़े में ये एयरपोर्ट रहा था। तो दुआ यही है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि लोगों का और भी डर है कि अगर एयरपोर्ट भी तालिबान के कब्ज़े में आ गया तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल जिनके जवाब अभी साफ़ नहीं है, अमेरिकी फ़ौज के वापसी जाने का, तालिबान के एयरपोर्ट पे कब्ज़े का, जो लोग फंसे हुए उनके बाहर निकलने का। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मेल पढ़े मैंने, और उसी के बाद ये मुझे लगा कि ये आज कुछ रिसर्च करके आप लोगों को कुछ सच्चाई बताऊं। 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत की, और उससे पहले जिस तरीके के उसने हमले किए, तमाम ब्लास्ट किए, शरिया कानून, इस्लामी कानून के नाम पर महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को, जवानों को, नौजवानों को सज़ाएं दी खुलेआम चौराहों पर, तो तालिबान का एक खूंखार चेहरा सामने आया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई गई कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अफ़गानिस्तान के अलग अलग कबीलाई इलाकों से आते हैं, जिन्होंने शायद बहुत सारे उनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न दुनिया देखी नहीं है। उनके आकाओं ने जो उनको पढ़ाया लिखाया वो उसी के हिसाब से काम करने लगे, और इसीलिए उन्होंने वहशियाना तरीका अपनाया लोगों को मारने का। 2001 में फिर अमेरिका हमला करता है, और उसके बाद तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंक देता है। फिर उसके बाद अमेरिका की सरपरस्ती में नई सरकार बनती है, 20 साल गुजर जाते हैं। लेकिन आपको पता है, तालिबान आज भी एक आतंकवादी संगठन नहीं है, एक डिजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या कुछ अपने अपने और जो अलग देश हैं, वो अपने लेवल पे कुछ लिस्ट जारी करते हैं। लेकिन डिजिग्नेटेड टेररिस्ट या डिजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मुहर लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन में लिस्ट पास होना ज़रूरी है, संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र की जो लेटेस्ट लिस्ट है टेररिस्ट ग्रुप की पूरी दुनिया में, उसमें यूँ तो सैकड़ों नाम हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप भी हैं। लेकिन उनके ग्रुप में 53 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। मतलब उनका ख़तरा सिर्फ उनके देश की सरहद और सीमा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी है। तो 53 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, और उसके नीचे करीब 150-200 और नाम हैं। लेकिन वो ग्रुप हैं जो सिर्फ अपने अपने देश की सरहद तक ही सीमित है। इन 53 और उन 150-200 जितनी भी लिस्ट है यूनाइटेड नेशन की,
उसमें कहीं तालिबान का नाम नहीं। ये पहली सच्चाई। दूसरी, अमेरिका ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे डिजिग्नेटेड ऐसे टेररिस्ट ग्रुप और उनका एक लिस्ट तैयार कर रखी है, और अमेरिका जब अपनी तरीके से लिस्ट निकालता है तो फिर ये है कि उनकी फंडिंग रोकी जाती है, उनके पैसों, उनके ट्रैवल पे बहुत सारी बंदिशें लगाई जाती हैं। तो खुद अमेरिका जो इस वक्त तालिबान से लड़ रहा है, वो अमेरिका जिसने 2001 में अफगानिस्तान पे हमला किया, तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका, वो अमेरिका जो अब दोहा में तालिबान से एक तरह से अफगान सरकार के जरिए बात भी कर रहा है, उस अमेरिका की अपनी लिस्ट में भी तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, एक आतंकवादी संगठन नहीं है। ये एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि इसी तालिबान से पैदा हुआ एक दूसरा गुट जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये टेररिस्ट ग्रुप में इसका नाम शामिल है। यूएन की लिस्ट में भी है, संयुक्त राष्ट्र की, और अमेरिका की लिस्ट में भी है। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नाम तो आतंकवादी संगठन के तौर पर है, लेकिन तालिबान जो अफगानिस्तान में है इस वक्त, वो तालिबान जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है, वो तालिबान जो अब सरकार बनाने जा रही है, वो तालिबान अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की नज़र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो फिर क्या है? तो बात ये फिर आती है कि वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता चाहते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, विचारधारा है, सरकार बना ले, मतलब वो एक पॉलिटिकल विंग है। तो अब सवाल ये है कि अगर एक पॉलिटिकल विंग है, तो जब पहली बार अफगान में सत्ता में आई थी तालिबान 1996 से 2001 में, तब दुनिया में किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी, सिर्फ 3 देशों को छोड़कर, एक पाकिस्तान, एक सऊदी अरब, एक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इस बार भी अब कभी भी सरकार बना सकती है तालिबान, तो क्या दुनिया उसे मान्यता देगी? क्योंकि तालिबान को लेके 2 चीज़ें हैं। आधे लोग तालिबान को तालिबानी लड़ाके एक फाइटर के तौर पे मानते हैं, बाकी कहते नहीं, उनकी जो हरकतें हैं वो सारे आतंकवादियों जैसी हैं। जिस खुरासान के ऊपर अब इल्ज़ाम आया है, ये खुरासान कभी तालिबान का साथी रहा है, अलकायदा के साथ करीबी रही, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के इल्ज़ाम सारे तालिबान के ऊपर आए। मुल्ला उमर जो तालिबान का सबसे बड़ा एक ज़माने में नेता, जो तालिबान की सरकार का हुक्मरान था 1996 में, वो अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का ख़ास राइट हैंड, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला, ओसामा बिन लादेन का एक तरह से सलाहकार भी। तो ऐसे तालिबान की यूनाइटेड नेशन या अमेरिका की लिस्ट में एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर मान्यता न देने की बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान का नाम कहीं भी टेररिस्ट ग्रुप में नहीं है। कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको उसमें बताता हूँ जो टॉप कुछ जो ऐसे ग्रुप हैं उनकी मैं आपकी कहानी बताऊँगा। इस्लामिक स्टेट्स इसका नाम है, बोको हराम नाइजीरिया में एक्टिव है इसका नाम है, लेकिन बोको हराम इस्लामिक स्टेट के साथ टाई अप हुआ और इसलिए बहुत बाहर में भी कई देशों में इसने हमले किए। अल शबाब, अलकायदा, अबू सयाफ, फुलानी एक्सट्रीमिस्ट्स, इसके अलावा जंजावीर, अल नुसरत फ्रंट, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, एंटी बालाका मिलिशिया, लश्कर जानवी, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, फ्री सीरियन आर्मी, मावी मई, सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ, सिलेका, हफ़ार मिलिशिया, इस्लामिक फ्रंट, हवया तहरीत शाम, अल नक्शबंदिया आर्मी, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट। बल्कि 1-2 जगह पे तो एक लिस्ट में मॉइस्ट का भी नाम है जो अपने इंडिया में एक्टिव है। तो ये वो नाम है और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेकिन तालिबान का नाम नहीं। अब इस वक्त अगर दुनिया में हम बात करें टेररिस्ट ग्रुप की, कौन सबसे ख़तरनाक है और दुनिया में किसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है, तो 2 तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक वो, हालांकि हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरुआत अपने देश से करती है, लेकिन अगर मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें तो वो एक अलकायदा है। क्योंकि आज जितने भी बड़े और खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो या तो कभी अलकायदा के साथ थे, या फिर अलकायदा की वजह से पैदा हुए, या फिर अलकायदा का हिस्सा बने, या अलकायदा से जुड़े। चाहे वो ISIS खुरासान हो जिसका भी नाम आ रहा है, चाहे वो IS बगदादी वाला हो, ISIS सीरिया वाला हो, तो ये सारे लोग। तो इस वक्त जो टेररिस्ट ग्रुप हैं
अगर मैं ISIS से शुरू करूं, क्योंकि ISIS का अभी भी असर ख़त्म नहीं हुआ और ख़ासतौर पर इस खुरासान के जन्म के बाद ISIS का नाम फिर से शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि ये जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ, ये ISIS बगदादी के ग्रुप ने किया। तो एक तो बगदादी की मौत हो चुकी है, दूसरा ये उस ISIS इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ISIS खुरासान जो है ये अफ़गानिस्तान का एक धड़ा है और ये उसने किया है। खुद ISIS जो है असल में ये पिछले 10-12 सालों से लगातार सुर्खियों में रहा। लेकिन कहते हैं ISIS का जन्म 1999 में हुआ था और पहले इसका नाम जमातुल तौहीद वल जिहाद था ISIS का, और ये इराक़ के अंदर ही सीमित था। इराक़ में उस वक्त लड़ा था। 2006 के आसपास सद्दाम हुसैन की मौत हो गई, अमेरिका वहाँ पे था, अफरा तफरी के आलम थे, और तब इस जमातुल तौहीद वल जिहाद का जो मेन मकसद था वो था इस्लामिक स्टेट का गठन करना। और इसका शुरुआत इसकी इराक़ से होती है, फिर ये सीरिया में पहुंचता है, उसके बाद लेवेंट यानी कि पश्चिम एशिया के इलाकों में इस्लामी राज कायम करना इसका मकसद था ISIS का। तो शुरुआत इराक़ के अंदर से हुई, लेकिन 2011 आते आते सीरिया में असद की सरकार के ख़िलाफ़ विरोध हो गया। असद की सरकार को रशिया सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका असद सरकार के ख़िलाफ़ थी, और तब अमेरिका ने इस IS बल्कि को कहा कि तुम जाओ सीरिया में लड़ो असद के ख़िलाफ़। तो जो विद्रोही थे उन लोगों को हथियार दिया अमेरिका ने, उन्हीं में से एक बगदादी था। बगदादी ने भी ट्रेनिंग ली अमेरिका से, हथियार लिए और उतर गया सीरिया में भी, और सीरिया में लड़ाई लड़ी, और सीरिया में हालात गृह युद्ध जैसे थे। तो 2006 में इधर सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक़ में उथल पुथल, 2011 में सीरिया में गृह युद्ध, दोनों मौके अच्छे मिले और बगदादी ने इसका फ़ायदा उठाया अमेरिका के सपोर्ट से, और बगदादी धीरे धीरे एक नाम बनता गया। उसके बाद उसने पहले IS बनाया, इस्लामिक स्टेट, फिर उसे लगा नहीं इराक़ को शामिल करना, तो उसने ISI बनाया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़। फिर उसने सीरिया को अपने साथ मिला लिया जब अमेरिका ने कहा मदद करो, तो IS हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया। और इस तरीके से इसका संगठन बढ़ता गया और इसके जुल्म बढ़ते गए। बाद में इराक़ और सीरिया के बहुत सारे जगहों पे इसने कब्ज़ा भी किया। लेकिन 27 अक्टूबर 2019 लास्ट यही खबर आई कि बगदादी एक अमेरिकी सैनिक के हमले में मारा गया, और उसके बाद से IS कमज़ोर होना शुरू हुआ। एक वक्त में इसके पास करीब 70,000 फौज थी IS बगदादी की अपने, और इसमें से करीब 100 कंट्री अलग अलग थे जिनके मुस्लिम नौजवानों को ब्रेन वॉश कर इसने अपने साथ मिलाया था और इराक़ और सीरिया में लड़ने के लिए तो बुला लिया था। और उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो इंटरनेट के ज़रिए, मेल के ज़रिए ISIS के कांटेक्ट में आए, और उसके बाद वो सीरिया पहुँचे, इराक़ पहुँचे और बगदादी के लिए काम किया। इसने बाद में अपना दायरा भी बढ़ाया। अबू सयाफ एक संगठन है, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट लीबिया, इस्लामिक स्टेट सिनाई, इस्लामिक स्टेट ईस्ट एशिया, इस्लामिक स्टेट खुरासान और इस्लामिक स्टेट सोमालिया, इनको भी बगदादी ने अपने चंगुल में फंसाया, और इस तरीके से अलग अलग देशों में इस्लामिक स्टेट का एक तरह से विस्तार होता गया। लेकिन बगदादी की मौत के बाद 2019 से इराक़ में भी अब लगभग ISIS के स्लीपर सेल तो हैं, बट ISIS उतना एक्टिव नहीं है। सीरिया में भी वही हाल है, एक्टिव नहीं है। और ये जो खुरासान ISIS अफ़गानिस्तान का है, ये एक अलग ग्रुप है जिसमें 2 से 3 हज़ार लड़ाके हैं, लेकिन इनका बगदादी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ISIS की कहानी। दूसरा एक जो इस वक्त दुनिया में आतंक का बहुत बड़ा नाम है वो है बोको हराम। बोको हराम नाइजीरिया से ही ऑपरेट होता है और ये नाइजीरिया के लोगों के लिए काम करता है। और इसका सिंपल सा एक ऐसी चीज़ थी जिसने बोको हराम को जन्म दिया, और वो था कि वेस्टर्न कंट्री की एजुकेशन के ये ख़िलाफ़ हैं, पश्चिमी शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं। न सिर्फ ख़िलाफ़ हैं बल्कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को गुनाह और पाप मानते हैं, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी तालीम देंगे, अपनी शिक्षा लेंगे, लेकिन वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न शिक्षा इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसका पहले नाम था जमात अहली से सुन्नी लिद्दावती वल जिहाद, ये बोको हराम का नाम था। और बोको हराम दुनिया का इकलौता ऐसा इस वक्त आतंकवादी संगठन है जिसकी बुनियाद जो पड़ी थी वो पीस के लिए बनी थी, शांति के लिए। एक NGO बना था और उस NGO ने कहा था कि हम अहिंसा के ख़िलाफ़ हैं, वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, और इसीलिए हम ये एक NGO बना रहे हैं ताकि लोगों को हम अहिंसा के रास्ते पे ले जा सकें, गांधी जी की तरह। और तब बोको हराम की शुरुआत हुई, और इनका सिर्फ एक काम था बड़ा सिंपल सा, कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, हम वेस्टर्न एजुकेशन
को बढ़ावा नहीं देंगे और उसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो गुनाह है, वो उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें, उनकी अपनी धारणा थी। तो इनका मकसद उस वक्त न टेररिज्म का था, न हिंसा का था। लेकिन फिर धीरे धीरे बोको हराम के ख़िलाफ़, अच्छा उनकी इस पॉलिसी से कि एजुकेशन को लेकर हैं वो, और इसमें वायलेंस नहीं है, बहुत सारे नौजवान जुड़ते गए बोको हराम से। बोको हराम की शुरुआती कामयाबी इसी बात की थी, क्योंकि बोको हराम ही मतलब ये है कि जो वेस्टर्न शिक्षा है वो पाप है, इसका मतलब ये होता है, पश्चिमी शिक्षा पाप है, बोको हराम। तो शुरुआत में बहुत सारे लोग जुड़े, पूरा सपोर्ट किया बोको हराम को, मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, ये तमाम लोग, क्योंकि एजुकेशन की उनकी अपनी वो थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लुभा रहा था वो ये कि ये लोग बंदूक कल्चर और इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में बोको हराम के लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। नाइजीरिया की जो सरकार थी उन्होंने इनके ऊपर दमन करना शुरू कर दिया, और फिर पुलिस फोर्स ने जाकर इनके ऊपर गोलीबारी की। इससे बोको हराम के लोग भड़क गए और फिर उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से देना, क्योंकि कोई गुट उसमें ऐसे थे जो गर्म दल के थे। उन्होंने कहा बहुत हो गई शांति की बात, अब इसी से काम करेंगे जैसा सामने वाली कर रही है। और फिर इन्होंने भी हथियार उठा लिए, और इस तरीके से पूरे इलाके में, जो ख़ासतौर पर नाइजीरिया का नॉर्थ इलाका था, वहाँ अशांति फैल गई। और अब इनकी और पुलिस फोर्स की और सेना की आमने सामने की लड़ाई होने लगी। मार्च 2015 में जब बगदादी उरूज पे था अपने एकदम इराक में, तब इस संगठन ने खुद को ISIS बगदादी के साथ मिला लिया ताकि इन्हें थोड़ा ताकत मिले, फंड मिले। और इसके बाद इस संगठन का नाम फिर बदला गया, जमात अहले सुन्नी लिद्दावती वल जिहाद से बदलकर वेस्टर्न अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट कर दिया गया इसको, बोको हराम का नाम। और फिर अबू बकर अल बगदादी के कहने पर बोको हराम का एक नया चीफ बनाया गया, जिसका नाम था मुसाब अल बरनाबी। लेकिन उससे पहले इसका जो लीडर था वो था शेकाऊ, अबू बकर शेकाऊ। और अबू बकर शेकाऊ इससे बड़ा नाराज़ हुआ। अबू बकर शेकाऊ बहुत ही ज़्यादा एक जालिम टाइप का था। तो फिर उसने अपना एक बोको हराम को तोड़ दिया, और एक गुट का लीडर वो बन गया और एक का बरनाबी बन गया, और इनमें लड़ाई चलती रही। बोको हराम सबसे ज़्यादा बदनाम इसलिए था कि इन्होंने 2-3 बार, एक बार 250, एक बार 300 स्कूली बच्चों को, लड़कियों को इन्होंने किडनैप किया। और विदेशियों को ये किडनैप करते हैं, उनके बदले में मोटी रकम वसूलते हैं, और इसी से इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लेकिन बोको हराम मारपीट और लड़ाई में इनके लोग जो लड़ाके हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बहुत ही वहशियाना तरीके से लोगों की जान लेते हैं। और इसीलिए बोको हराम इस वक्त दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक माना जाता है। अब अलकायदा की बात करते हैं, मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ओसामा बिन लादेन था, अलकायदा की एक तरह से पूरी दुनिया परेशान थी अलकायदा को लेकर। और अलकायदा का जन्म भी कायदे से देखें तो ये अमेरिका की देन है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब से अफ़गानिस्तान पहुंचा था सोवियत संघ की सेना से लड़ने के लिए। सोवियत संघ की सेना 89 में चली गई, अब कुछ काम बचा नहीं, तो ओसामा बिन लादेन ने अपना आइडिया बदल लिया। अब उसने कहा कि हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। अब वो पश्चिमी देश के ख़िलाफ़ हो गया। उसने कहा कि पश्चिमी देश इस्लामिक कल्चर को ख़राब कर रही है, और इन सारी चीज़ों को लेके अब उसने, जिस अमेरिका ने उसे सोवियत संघ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लाया था, वो अब पश्चिमी देशों समेत अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हो गया और लड़ाई लगने लगा। और फिर उसने 1988 में अरबों के साथ मिलकर इस नए संगठन को पैदा किया। और इसका शुरुआत में अलकायदा का जो नाम था वो था अल जिहाद अलकायदा। बाद में अल जिहाद हट गया और सिर्फ अलकायदा के नाम से ये जाना जाने लगा। लेकिन अलकायदा का तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2001 में जब अमेरिका में ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ट्विन टावर पर जब अटैक किया ओसामा बिन लादेन के लोगों ने, उसके आतंकवादियों ने, तो पहली बार पूरी दुनिया ने नाम जाना, वो तस्वीरें देखी दहलाने वाली। और उसी के बाद अमेरिका का ये दुश्मन नंबर 1 बना। और फिर 2001 से अमेरिका अफगानिस्तान में कूदी। 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन को मार भी डाला। फ़िलहाल अलकायदा की हालत ये है कि ओसामा के बाद अल जवाहिरी, इनका दूसरा नेता था, वो भी मारा गया। तो अब अलकायदा की भी हालत पहले जैसी नहीं रही, एक तरह से दम तोड़ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है। ये सारे वो संगठन हैं जिनका बेसिक और फोकस पूरा जो है वो इंडिया रहता है, भारत, एक कश्मीर और एक भारत। तो वो हमेशा जब भी है वो हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की कोशिश करते रहते हैं। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जब तक पाकिस्तान के बाज़ारों में, मस्जिदों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, त्योहारों के मौक़ों पर फ़िदाईन हमले करता रहता है, तो वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ। हालांकि तहरीक तालिबान के लोगों को पाकिस्तान ने एक तरह से अपने यहाँ बुलाया और मौका दिया था। तो ये 5 वो
ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त ग्लोबल एक तरह से थ्रेट है दुनिया के लिए। अब इसी में से एक ISIS खुरासान आ गया है। खुरासान से ख़तरा इसलिए है कि अब तक जो एक दूसरे के सपोर्टर थे, आइडियोलॉजी में एक दूसरे के साथ थे, कट्टर में एक दूसरे के साथ थे, अब कौन ज़्यादा कट्टर है उसके लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, तालिबान और खुरासान। तो अब जब कौन ज़्यादा कट्टर की जब लड़ाई होती है तो आप मान कर चलिए कि खून खराबा ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ है इस 2 चीज़ों के लिए हुआ था। एक, तालिबान का अमेरिका के साथ दोहा में बातचीत करना, नई सरकार के साथ, खुरासान को लगा कि ये बिक गए हैं। दूसरा, जब ये लोग काबुल में पहुँचे तालिबान के लोग और उन्होंने जेलों पे कब्ज़ा कर लिया, जेल से अपने तालिबान को छुड़वा लिया, उन जेलों में खुरासान के भी कई लोग बंद थे। खुरासान का एक बड़ा नेता भी बंद था, तालिबान ने उसको मार डाला। तो खुरासान इससे नाराज़ था और उसने अपने नेता का बदला लेने के लिए उसने कहा कि हम ये हमला करेंगे। और इसमें करीब अभी तक खबर ये है कि 15 से 20 तालिबान भी मारे गए और अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। तो अब लड़ाई खुरासान और तालिबान के बीच है और ये बड़ी अजीब सी हालत हो जाएगी अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि जब 2 कट्टर संगठन इस तरह से लड़ेंगे तो फिर खून की नदियाँ ही बहेंगी। तो एक तो हालात ये भी बुरे हैं। बाकी जितने आतंकवादी संगठन हैं जो मैंने आपको बताया कि 53 तो हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे हैं उन सब का दायरा उन्हीं का देश है और ऐसे छोटे छोटे हर जगह पे हैं। श्रीलंका में भी एक LTT, हालांकि उसको दूसरे रूप में देखा जा रहा था, लेकिन प्रभाकरन की मौत के बाद LTT भी लगभग ख़त्म हो गया। तो बाकी छोटे छोटे देशों में है, उसमें एक हमास भी है, जो हमास का पूरा फोकस इस वक्त फ़लस्तीन के लिए है, क्योंकि फ़लस्तीन की अपनी सेना तो है नहीं। तो जब भी फ़लस्तीनी लोग पत्थर से हमेशा हमला करते हैं और जब इज़राइल अपने सैनिकों के साथ हमला करता है तो फ़लस्तीन की मदद के लिए हमास पहुंच जाता है और फिर हमास उनके ऊपर बम बारूद गोले और ड्रोन मिसाइल ये सब इन चीज़ों से हमला करता है। तो कुल मिलाकर दुनिया में एक तरफ शांति के चाहने वाले लोग हैं, लेकिन अशांत लोग भी बहुत हैं जो तमाम आतंकवादी संगठन और ग्रुप चलाते हैं। लेकिन अपनी बात ख़त्म करो उससे पहले फिर कि ये सारी चीज़ों के बावजूद ये चीज़ चौंकाती है, क्योंकि जिस तरीके से सारी बातें होती है कि तालिबान ना UN, संयुक्त राष्ट्र, ना अमेरिका, जो ख़ुद परेशान है तालिबान से, उनकी नज़रों में, उनकी लिस्ट में टेररिस्ट ग्रुप है ही नहीं। तो ये थी कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। बहुत सारे आप लोगों के मेल आते हैं बर्थडे के और बाकी चीज़ों के। एक मेल मेरे पास करीब पिछले 1 महीने से आ रहा था और बिला नागा, लगभग हर दूसरे दिन, और उस मेल में कुछ नहीं होता था, सिर्फ 4 लाइनें लिखी होती थी। और बहुत सारे मेल होते हैं, नज़रों से कई बार आपके जहन से हट जाता है, बट ये मेल इतनी बार पढ़ा और कुछ बोल्ड में चीज़ें लिखी थी कि फिर मैं भूल नहीं पाया। और इत्तेफाक से वो डेट मेरे जहन में एक तरह से बस गया कि 28 अगस्त, और आज 28 अगस्त है। और मुझे याद आया कि आज 28 अगस्त और 1 महीने से मैं लगातार एक मेल पढ़ रहा हूँ। ये मेल एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर की है जिनका नाम है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर जी के पिता हैं, डैडी हैं मिस्टर प्रदीप सिंह, और प्रदीप सिंह जी का आज बर्थडे है। मनप्रीत जी ने लगभग 1 महीने से मुझे लगातार ये 28 अगस्त याद दिलाती रही। तो थैंक यू मनप्रीत जी। और मुझे अच्छा भी लगा कि एक बेटी अपने बाप से किस हद तक प्यार करती है, और ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। तो दिल से प्रदीप सिंह जी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और मुझे ये भी पता चला कि आप कहानियाँ सुनते हैं तो खुशी भी हुई। तो आप हमेशा अच्छे रहें, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको मनप्रीत जैसी बेटी मिली। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, बस यही है कि सब कुछ कूल रहे। तो मंडे किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।